हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं गौतम प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ गौतम जीएस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स और इससे जुड़े हुए जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ लेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे एग्जामों का डेट क्लियर कर चुका है और कुछ का तो डेट आ भी गया है, तो विद्यार्थियों को रिवीजन के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए आइए हम लोग अर्थशास्त्र से जुड़े हुए जितने भी सारे कुछ प्रश्न हैं उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैं पहले से कुछ प्रश्नों को लिख रखा हूं ताकि हमें बताने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि अर्थशास्त्र, तो इसमें पहला पॉइंट यह आएगा कि अर्थशास्त्र क्या है। तो अर्थशास्त्र का परिभाषा यह होगा कि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे क्या करते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। तो यहां से एक परिभाषा हो गया और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया होता है जिसमें आयात और निर्यात होता है। यहाँ इसका मतलब क्या है, अर्थशास्त्र की भाषा में क्या बोला गया कि आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया का मतलब हो गया कि आयात और निर्यात होता है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। और आर्थिक क्रिया का मतलब आयात और निर्यात तो है ही, साथ ही साथ जो हम कार्य करते हैं उसे भी आर्थिक क्रिया में ही शामिल करते हैं। और आर्थिक क्रियाओं को यहाँ से एक प्रश्न बोला गया कि आर्थिक क्रियाओं को उसके विशेषताओं के आधार पर जो है 3 भागों में बांटा गया है। उसके विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो वो जो 3 भाग है वह है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। इसे हम प्राथमिक क्षेत्र भी बोल सकते हैं, अद्वितीय क्षेत्र भी बोल सकते हैं, तृतीय क्षेत्र भी बोलते हैं। हालांकि तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को। तो यहाँ प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र का जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक है एडम स्मिथ। पहले से लिखा हुआ अगर यदि रहता है तो बताने में आसानी होता है और टाइम का भी बचत होता है। तो अर्थशास्त्र का जनक कौन है, एडम स्मिथ है। और रहने वाले कहाँ के, पूछा जाए कि एडम स्मिथ कहाँ के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड के। इनका एक बुक है जो बहुत फेमस है, यह है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखना है कि एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम अगर पूछा जाए तो वेल्थ ऑफ नेशन जरूरी से याद रखिएगा। और ये सब बुक्स से भी प्रश्न पूछ जाते हैं। तो चलिए आइए आते हैं। यहाँ से क्या बोला गया, आर्थिक क्रियाओं को उसके विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। हम लोग पढ़े प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो यहाँ से अगर पूछा जाए कि कौन सा क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में, कौन सा जो है क्रिया जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। जैसे में यहाँ से पूछा गया कि डेयरी किस क्षेत्र में आएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। पशुपालन किस क्षेत्र में आएगा, तो पशुपालन भी आएगा प्राथमिक क्षेत्र में। खनन उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में, खनन इत्यादि बहुत सारे और भी ऐसे कार्य हैं जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। यहाँ से बोला जाएगा कृषि, प्राथमिक क्षेत्र तो आ गया। और यहाँ जो कृषि पर जो बल दिया गया था, कृषि पर जो जोर दिया गया था, तो कृषि भी आ जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें कृषि पर बल दिया गया। प्राथमिक क्षेत्र में जो सबसे अधिक जो है बल या फोर्स, मतलब ज्यादा फोकस जो किया गया वो किस पे किया गया, कृषि पे। तो यहाँ कृषि जो आ जाएगा सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है। सकल घरेलू उत्पादन का सबसे कम आय प्राथमिक क्षेत्र से होता था। सबसे कम आय, जैसे में कहने का मतलब है, जैसे में हम सकल घरेलू उत्पादन क्या है, जो हम घर में उत्पादन कर सकते हैं। जैसे में डेयरी उत्पादन कर सकते हैं, पशुपालन हम कर सकते हैं, घर में पशुपालन हम लोग करते हैं, खनन उद्योग इत्यादि जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। तो सबसे कम उद्योग जो, सबसे कम जो है आय जो होता था वह प्राथमिक क्षेत्र से होता था। और कृषि पर इसमें ज्यादा फोकस किया गया था। इससे कुछ और भी जुड़ा हुआ सब प्रश्न है, उसको भी देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ये प्रश्न अच्छा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे अधिक लाभ किस क्षेत्र से होता था, किस क्षेत्र से। ये सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से सर्वाधिक लाभ होता था। तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तब उस समय कोई और नहीं, लाभ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण था क्या, कृषि। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि किस क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र में। तो सबसे अधिक लाभ देता था कृषि। तो यहाँ से याद रखिएगा। इस तरह से एक ही प्रश्न को याद करना है, लेकिन अच्छा ढंग से याद करना है। ठीक है। अब द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आ गया औद्योगिक क्षेत्र, मतलब कल कारखाने इत्यादि। कल कारखाना, औद्योगिक क्षेत्र में कल कारखाना आ गया, और भी कई उद्योग भी शामिल है। फिर उद्योग हो गया, भी किसी भी चीज का उद्योग किया जाए
तो ये उद्योग इत्यादि जितना भी कल कारखाना से रिलेटेड जो भी क्रिया है वो द्वितीय क्षेत्र में आ गया। ठीक है, तो ये सब क्षेत्र को थोड़ा सा याद रखना है। बाकी आने वाला जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न आया कि सूर्योदय उद्योग क्या है और सूर्योदय उद्योग में किसे शामिल किया गया है। तो सूर्योदय उद्योग में कंप्यूटर को और दूरसंचार को शामिल किया गया है। सूर्योदय उद्योग में हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे सर्वोदय योजना, कौन योजना, जन योजना इत्यादि। तो आगे हम लोग बहुत फिर प्रश्नों का लेवल बढ़ जाएगा। तो अभी से जो बेसिक प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो सूर्योदय योजना में किसे किसे शामिल किया गया सूर्योदय योजना में, तो कंप्यूटर और दूरसंचार को। इतना बात याद रखिएगा। अब बोलता है तृतीय क्षेत्र। ये तृतीय क्षेत्र जो है, तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र इसे क्यों कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी सेवा प्रदान करने वाली जो चीजें हैं इस क्षेत्र में अंतर्गत है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जैसे हमें परिवहन, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो ये हमें सेवा प्रदान करते हैं। तो ये जो सेवा क्षेत्र है, आप देखिए डाकघर, डाक जो है, डाकघर भी हमें सेवा देता है। डाक को ले जाना, लाना, चिट्ठी एक स्थान से दूसरे जाना, नोटिस जाना। बीमा देखिए आप हो गया, बीमा, होटल, बीमा मतलब LIC वगैरह जो भी है, जितना भी बीमा कराते हैं। बैंकिंग भी हो सकता है। और यहाँ नर्सिंग होम भी आ जाएगा तो सेवा क्षेत्र में आएगा। होटल भी आ जाएगा सेवा क्षेत्र में, बीमा आ जाएगा सेवा क्षेत्र में, डाकघर इत्यादि, परिवहन इत्यादि, जितना भी जो हमें सेवा प्रदान करती है। जैसे में एरोप्लेन हो गया, रेल हो गया, LIC हो गया, होटल हो गया, नर्सिंग होम इत्यादि में जो हमें सेवा देती है, ये सब आ गया तृतीय क्षेत्र में। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यदि यहाँ से प्रश्न बोला जाए कि वर्तमान में भारत सरकार को सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र से होता है, तो वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र से। यहाँ याद रखना है, तृतीय क्षेत्र से सर्वाधिक लाभ होता है, सेवा क्षेत्र से। वर्तमान में भारत सरकार को सबसे अधिक किससे लाभ होता है, तो सेवा क्षेत्र से अर्थात तृतीय क्षेत्र से। यहाँ बोला गया है कि उच्च आय वाले को विकसित तथा निम्न आय या मध्य आय वाले देश को क्या कहते हैं, विकासशील कहते हैं। चलिए एक प्रश्न ये भी है, जैसे में जिसका आय सबसे उच्च हो उसे विकसित, और जिसका निम्न या फिर मध्य हो, कम हो, उसे विकासशील देश की श्रेणी में रखा जाता है। ये सब प्रश्न समझने की चीज है कि अगर पूछ जाए कि विकासशील और विकसित में क्या अंतर है, तो ये सब बताया जाता है। जिसमें जिसका आय जो है उच्च हो उसे विकसित, और जिसका निम्न हो या मध्य हो उसका क्या बोलेंगे, विकासशील बोलेंगे। जो अभी बहुत सारा मामले में पीछे है उसे विकासशील बोलेंगे, और जो बहुत सारे मामलों में आगे बढ़ चुका है उसे विकसित बोलेंगे। तो चलिए ये सब प्रश्न था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे आने वाला भी और भी प्रश्न। चलिए यहाँ पढ़िए। अब जो हम लोग देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की विशेषता, भारतीय जो है अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी अर्थात निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी दोनों मिलकर कार्य करती है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और यहाँ से कुछ प्रश्न ये भी बनेगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जिसमें ये पहले शुरू देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसको हम लोग नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी बोल सकते हैं। वह अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक मतलब सरकारी और निजी मतलब प्राइवेट कंपनी मिलकर के दोनों मिलकर के कार्य करता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, प्रोफेसर केन्स एक व्यक्ति थे, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मिश्रित होने का प्रमुख वजह क्या है कि इसमें प्राइवेट कंपनी और सार्वजनिक कंपनी दोनों मिलकर कार्य करती है। तो यहाँ देखिए क्या है, निजी कंपनियों का पूंजीवादी कहा गया, निजी कंपनी जो होता है उसे पूंजीवादी कहते हैं, और जो सार्वजनिक कंपनी होता है उसे समाजवादी कहते हैं।
मतलब पूंजीवादी का निजी कंपनी क्या होता है कि निजी कंपनी जैसे में निजी कोई लोग होता है वो अपना खुद का पैसा खुद से स्टेंड करता है कोई कंपनी को, तो वो उसका लाभ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। देखिए यहाँ लिखा होगा निजी कंपनियों पर नियंत्रण जो होता है कोई व्यक्ति विशेष होता है। मतलब अगर कोई फैक्ट्री खोलेंगे तो उसका मालिक हम होंगे। यही यहाँ बोलना चाह रहा है कि निजी कंपनियों का जो मालिक होता है कोई व्यक्ति विशेष होता है, कोई खास व्यक्ति होता है जो कंपनी लगाता है। लेकिन सरकारी कंपनी जो होता है, सार्वजनिक कंपनी, उसका जो मालिक होता है कौन होता है? तो सरकार होता है। उसका मालिक कौन होता है? सरकार होता है। और निजी कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है? निजी कंपनी जैसे में हम कोई कंपनी लगाएं तो इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। लेकिन जो सरकारी कंपनी रहेगा, जो सार्वजनिक कंपनी रहेगा, उसका उद्देश्य रहता है कि जनता का कल्याण हो, जितना ज्यादातर जनता का कल्याण हो, वो जो उद्देश्य है वो सरकारी कंपनी का है। और निजी कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो ये सब प्रश्नों को याद कीजिएगा। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको बताने का काम किए प्रोफेसर केन्स। ये याद रखिएगा, पूछ देगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह किसने कहा? तो प्रोफेसर केन्स के द्वारा बताया गया है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी दोनों मिलकर कार्य करती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इतना बात हुआ। और फिर से हुआ कि निजी कंपनियों का उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ कमाना, और सरकारी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। निजी कंपनियों को पूंजीवादी और सार्वजनिक कंपनियों को समाजवादी कहा गया है। लेकिन यहाँ निजी कंपनी जो है कुछ रिस्ट्रिक्टेड है कुछ मामले में। जैसे में निजी कंपनी जो है क्या कर सकता है? हर चीज कर सकता है, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे में परमाणु कार्यक्रम जो हमारे देश में होते हैं, परमाणु कार्यक्रम और रक्षा उत्पादन, ये दो सेक्टर छोड़ करके ही अदर वर्क करेगा। परमाणु कार्यक्रम और रक्षा उत्पादन सिर्फ सार्वजनिक कंपनी करेगा, मतलब गवर्नमेंट मतलब सरकारी जो कंपनी होगा अपना देश का, वही परमाणु कार्यक्रम और रक्षा उत्पादन करेगा। लेकिन प्राइवेट कंपनी इसमें भागीदारी नहीं होता है। तो यही वो कंपनी के द्वारा ही किया जाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई तेजस ट्रेन चला, तो तेजस ट्रेन चला तो इस पर IRCTC नियंत्रण करेगा, ठीक है। इसमें प्राइवेट कंपनी के योगदान नहीं होता। जैसे में रक्षा परमाणु कार्यक्रम, जैसे हम लोग कोई मिसाइल बनाते हैं, चाहे किसी प्रकार का और भी होता है, तो उसमें निजी कंपनी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। योजना पर आधारित अर्थव्यवस्था, ये योजना पर आधारित अर्थव्यवस्था क्या है? तो योजना क्या है? योजना हम जानते हैं कि योजना हमारा देश में 5 वर्षों के लिए बनाया जाता है, जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और ये पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है रूस से लिया गया है। पूछा जाएगा कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो रूस से। ये पंचवर्षीय योजना का मॉडल रूस से लिया गया है। तो यही बोला गया योजना पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो यहाँ बोला गया भारत में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाया जाता है। जैसे में अगर मान ली कुछ बेरोजगारी है, चाहे कोई शिक्षा में कुछ काम करना है, चाहे और किसी सेक्टर में काम करना है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा 5 वर्षों का योजना बनाया जाता है, जिसे हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो यहाँ पर वही बात तो बोला, भारत में विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाया गया। जैसे में योजना आयोग पहले बनाया गया था, तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना हुआ था। योजना आयोग का स्थापना किए थे, उस समय PM थे JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है PM। जो उस समय प्रधानमंत्री थे वही योजना आयोग का अध्यक्ष थे। और अभी भी योजना आयोग का नाम बदल करके नाम चेंज हो गया है। योजना आयोग का नाम चेंज हो गया है नीति आयोग, NITI, नीति आयोग, ठीक है। तो नीति आयोग का चेंज नाम हो गया, इसका नाम चेंज हो गया है कब? 1 जनवरी 2015, ठीक है। तो नीति आयोग का नाम हो गया है 1/1/2015 से नाम चेंज हो गया। और नीति का फुल फॉर्म हो गया नेशनल INSTIT इंस्टीट्यूट फॉर TRANS
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, 1/1/2015 को शायद हुआ था, ये थोड़ा 14 या 15 में कंफ्यूजन है। तो नीति आयोग अभी जो है योजना आयोग का नाम चेंज करके योजना बनाने का काम कौन करता था? तो योजना बनाने का काम करता था योजना आयोग। योजना आयोग, और योजना आयोग का स्थापना हुआ 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग का नाम चेंज कर करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग। और ये नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? 1/1/2015 को। नीति का फुल फॉर्म कहीं कहीं पूछता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में बोले तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। लेकिन योजना बनाने का काम करता है योजना आयोग, लेकिन योजना लागू करने का काम कौन करता है? NDP या NDC। इसका हो गया नेशनल डेवलपमेंट परिषद, नेशनल डेवलपमेंट परिषद या काउंसिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो NDC या NDP का स्थापना हुआ 6/8/1952 में, 1952 में, ठीक है। तो ये सब बातों को याद रखेगा। पूछ लेगा कि NDP नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका हिंदी हो गया राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ? तो 6/8/1952 को। तो ये सब प्रश्नों को याद रखिएगा। यहाँ बोला गया क्या कि विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो विकासशील उसे कहते हैं जिसमें वह अर्थव्यवस्था जिसमें औद्योगिक प्रगति दर, प्रति व्यक्ति आय तथा साक्षरता दर कम हो, उसे विकासशील कहते हैं। लेकिन यदि औद्योगिक प्रगति दर, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर अधिक, ये सब हो, तो उसे क्या कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब क्या हो गया यहाँ से? विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था में समझिए, साक्षरता दर अधिक होगा, प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति जो है उसका आय जो है अधिक होगा, और जनसंख्या कम होगा तो विकसित कहलाएगा। और जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम होगा, साक्षरता दर भी कम होगा और जनसंख्या अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? विकासशील कहलाएगा। तो ये सब प्रश्न सोचने का भी चीज है। तो आज का कुछ जो बेसिक प्रश्न था, उन प्रश्नों को हम लोग कवर करते हुए चले, जिसमें हम लोग कुछ प्रश्नों को किए हैं। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।